चलो तो वो तो रह गया, छोटी छोटी चीजें थी मेरे ख्याल उसमें। क्या कहा था मैंने? घर के लिए क्या क्या दिया था सर? तो कंसोलिडेशन सर, कंसोलिडेशन याद आई है। यार वो तो कर लेंगे, उसमें गलतियां होंगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, आप लोग तो शर्मिंदा ही कर रहे हैं। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट से आवाज आ रही है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा मेरी आवाज आ रही है। घर के लिए कुछ होमवर्क दिया था यार, कंफ्यूजन तो नहीं उसमें? बेटा कर लिया यार, कर लिया सर। तो पेज नंबर निकाले जरा, एक छोटी सी तरह एग्जांपल और करके फिर मेरे ख्याल बात आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर ढूंढे, 525, पेज नंबर 525, 5। क्वेश्चन नंबर 1, नहीं 2 तो आइंस्टाइन का है, वो फिर मेरे ख्याल अगर रह गए तो किसी दिन कर लीजिएगा, कर लेंगे। पहले जरा 1 पे टाइम दें। विद रेफरेंस टू IS 41, identify whether each of the following statement is true or false। कभी सोचा नहीं ऐसे? ट्रू और फॉल्स सोचा सर? बिल्कुल रिलैक्स रहना। इस तरह की चीज में गलती करने का मतलब से भी होता है कि इंसान जज्बाती हो। बोथ फिश फार्मिंग एंड ओशन फार्मिंग आर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। नहीं बस ट्रू फॉल्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा पार्टिसिपेट रखिएगा। ट्रू मींस T and false means definitely F। IS 41 doesn't apply on bearer plant. However, it applies on produce growing on bearer plant. True, false? True, sir. Number 3, biological asset should initially be measured at cost of purchase. हाँ जी, आंसर सिंपली इज फॉल्स। किस पे मेजर करता है? A biological asset should subsequently be measured at fair value। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। नंबर 4, ट्रू है फॉल्स? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सर। और जाने दे सर, टू नहीं है, टी नहीं है। तो कह रहे सलमान कैफा है, वरना सलमान पे गेम ऑन हो जानी थी। बेटा प्लीज टी नहीं है, गलती से नहीं एफ आ गया। नंबर 5, the gain or loss in subsequent remeasurement of biological assets should be taken to profit and loss। जी सर, ट्रू सर। Commission to broker as well as investment would be classified as cost to sell when valuing agriculture produce upon harvest। इसको जरा ध्यान में रखना है, ये मैंने उस दिन भी बताया था कि ये दो चीजों की जरा सेकंड पे ही देखा। हाँ जी, ये दो चीजें खास तौर पे ध्यान में रखनी है। नहीं मतलब यहाँ ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स किसके लिए है, वैसे किस वजह से? एडवर्टीजमेंट के लिए है मेरा, वरना कमीशन टू ब्रोकर ठीक है। लेकिन ये पेज नंबर 2 था मेरा ख्याल, पेज नंबर 2, बल्कि उसमें दूसरी कौन सी चीज थी मेरा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो दो ये चीजें खास तौर पे ध्यान में रखनी है कि ये सेलिंग कॉस्ट में शामिल नहीं। नंबर 7, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर अंडर IS 41। जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। IS 41 सिर्फ तभी अप्लाई होना है जब बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर हो रहे हैं फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। और अगर कॉस्ट मॉडल है तो फिर IS 20 अप्लाई होगा। Once wool is extracted from the sheep, subsequent processing of wool into carpets is accounted for under सोचा। Once wool is extracted from sheep, subsequent processing of wool into carpet is accounted for under। जी कौन सा बना जी, ट्रू या फॉल्स? मेरा ट्रू है। दोबारा सुन ले मेरे से जरा, ये आप साथ लिखे चाहे TF वगैरह।
पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, 5 ट्रू, 6 फॉल्स, 7 फॉल्स, 8 ट्रू। डन। चलिए सर अब इस तरह करते हैं हम कि पहले जरा कुछ दिन IFRS 15 पे चलता है, ठीक है। कल मेरे घर के लिए क्या कहा? नहीं मतलब IAS 41 ही दिया था ना मेरा। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स कोशिश करूंगा मैं कि साथ साथ पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको जरा तरतीब से ही अगर करना है तो 2-3 क्वेश्चन जो कम्प्रिहेंसिव हैं जो विद इन 1.5 आवर अराउंड हो जाए करें तो वो शुरू कर लेते हैं, लेकिन साथ अब डेफिनेटली अल्लाह करे कि इसे भी हम कंप्लीट कर सकें। जी सर, पेज नंबर 1 पर आगे इमरान साहब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की लिस्ट दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, आपने याद करवा दी। जी हसन साहब पेज नंबर बता दें। ऐसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, पेज नंबर 1। जी सर ये IFRS 15 तकरीबन सारा वही है जो आपने पहले पढ़ा था वैसे पिछले, लेकिन पिछले भी आपने छोड़ा था इसमें। और पिछली बहस में जो फर्क अब है ये है कि पहले हमें शायद इसे रट्टा भी लगाना था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम FA2 में अगर आ गए हैं तो क्योंकि अब स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं तो अब रट्टा नहीं है चीज़ों का, बस शायद कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ज़्यादा फिर फोकस भी देर पर हम क्वेश्चंस पे करेंगे और ख़ासतौर पे सिनेरियोज पे करेंगे। और वो खास तौर पे वो सिनेरियोज जो हैं को 20-25 एग्जांपल्स हैं ICAP की, जिसमें से वो अब बार बार क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया, ठीक है। तो मीन्स से कंपैरेटिवली जरा रट्टे वाली बहस अब यकीनन जो पहले जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है काफी ज्यादा रट्टे की बीच में बहस थी, ठीक होगी मेरी बात इनिशियली समझ गए आए, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ हमें बातें, कुछ वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी रिवाइज करनी पड़नी है, इसके बगैर ये कहना कि आपको याद है ये मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि सब कुछ रिवाइज करें और आपकी भी यकीन है ये पूरी कोशिश होनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि ये बोर हो रहा हूँ मुझे आता है तो मेरे से ज्यादा बोर आप नहीं हो रहे होंगे। इसी क्या वजह, आपने एक दफा पढ़ा, मैंने पता नहीं कितनी दफा पढ़ा भी दिया, पढ़ भी दिया। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मेरी तरफ से ये एहसास तक ना हो कि मैं बोर हो रहा हूँ, लेकिन ये मेरी भी ख्वाहिश है कि आपकी शक्लें मेरी तरफ ऐसे ना देख रही हूँ कि ये एक ही मजाक है। ये कोई मजाक नहीं, ये टॉपिक। जी सर जी, सबसे पहले स्टैंडर्ड का नाम क्या है? नहीं, रेवेन्यू स्टैंडर्ड का नाम, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। रेवेन्यू किसे कहते हैं सर? हाँ जी, इनकम को हम किन किन नामों से जानते हैं? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो सेल रेवेन्यू, कभी कभी बल्कि अपने वर्ड भी सुना होना है रेवेन्यू, ट्रायल बैलेंस में रेवेन्यू आ रहा होता है और हम उसे नॉर्मली क्या समझते हैं, क्या गिवन है, ये सेल है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कॉलेज है तो उसके फीस जो है वो रेवेन्यू, ठीक है। कोई अगर बैंक है, खुदा ना खास अगर बैंक है, उसका जो इंटरेस्ट इनकम है वो उसका मेन रेवेन्यू। तो डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस इनकम्स या रेवेन्यू इंटरचेंजेबल वर्ड है, सेल जरूरी। फिर अगर किसी का प्लाजा तो रेंट इनकम उसका मेन रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मींस इनकम की बात हो रही है। एक होता है प्रॉफिट, वो एक्सपेंसेस लेस करके आता है, उसकी बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? इनकम्स की बात हो रही है। हाँ समटाइम्स ये हो सकता है अदर इनकम्स हो, ठीक है। तो इस बात को ज़हन में रखकर पढ़े पहले। रेवेन्यू मींस इनकम, या उससे ऊपर एक और लाइन रखी हुई, ये समटाइम्स एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेता है तो इसका आइडिया होना चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड है इसने रिप्लेस किया है पुराने 2 स्टैंडर्ड्स को। कौन कौन से? 18 एंड 11। तो इसका जरा आइडिया होना चाहिए। रेवेन्यू इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एंटिटीज ऑर्डिनरी, तो बिजनेस की नॉर्मल एंट्री अकाउंटिंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके जो मेन इनकम हासिल की जाएगी उसे रेवेन्यू कहते हैं।
बहरहाल अब डेफिनेटली को रट्टे की जरूरत नहीं है, बात मेरी समझ आ गई। कस्टमर किसे कहते हैं? उस पार्टी को कहते हैं जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो एंटिटी से। एक लफ्ज आना है बार बार, एंटिटी। एंटिटी हम है, और ये स्टैंडर्ड एंटिटी पे एप्लीकेबल है, मींस यहां एंटिटी सेलर की तरह। हम कस्टमर है, ये सेलर, हम सेलर की तरह। जहां भी वर्ड एंटिटी आ जाए, क्योंकि बात रेवेन्यू की हो रही है, तो आपने सेलर जहन में रखना। लेकिन कस्टमर कौन सी पार्टी है? विच हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद सेलर टू obtain goods or services, and that are output of the, जो हमारी फिनिश गुड्स है वो उसने लेनी है। ठीक है, ये गुड्स हैं, ये सर्विसेज। तो हम क्या क्या दे सकते हैं कस्टमर को? गुड्स या सर्विसेज। ये ठीक है जी, चलता जाओ। कोर प्रिंसिपल स्टोरी का सारा क्या क्या, ये IFRS 15 जो है ये चाहता क्या है? Is that an entity recognizes revenue to reflect the transfer of goods or services or customer in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods and services। ये स्टैंडर्ड जो है ये बताता ही है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करना। तो आपको पता है रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं? हाँ जी, जो आप बातें आपको पता है वो भी इसमें आ जानी है, लेकिन शायद कुछ टर्म्स में फर्क हो। सबसे पहले वो बात ये कहता है कि जब भी आप कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए जो अमाउंट लें वो कौन सी लें? जो रिफ्लेक्ट कर रही हो उन गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसफर पे जो आपने कस्टमर को दे के कंसिडरेशन के तौर पे। मेन जो पैसे आपने लेने हैं क्या ट्रांसफर करके, उस कंसिडरेशन की बेस पे अपने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। लेकिन करना कब है? जब बोल्ड वर्ड्स होने के, आपने रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? जब गुड्स या सर्विसेज आपकी ट्रांसफर हो जाए। तो फिर आपने किस अमाउंट पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना? जिस कंसिडरेशन पे आप एंटाइटल हो जाए। क्या दे के? गुड्स दे के। तो मेन इसमें वर्ड्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और किस अमाउंट पे? जिस अमाउंट पे आप एंटाइटल हो जाए। ये कुछ समझ आ गई बात? जॉन स्टूडेंट्स लर्न। अगला सवाल, गुड्स ट्रांसफर कब हो जाएंगे? हाँ जी, जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, अब ये स्टैंडर्ड के तरह वर्ड्स पढ़ते जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ गुड्स अकर, मतलब हम किस दिन कहेंगे कि गुड्स ट्रांसफर हो गई है? जब गुड्स का कंट्रोल किसकी बजाय किसका हो जाएगा? सेलर की बजाय या एंटिटी की बजाय कस्टमर का। अगली बात, कंट्रोल कस्टमर का कब हो जाएगा? हाँ जी, जब उसकी एबिलिटी हो जाएगी कि वो अपनी मर्जी से अब इन चीजों को चाहे इस्तेमाल करे चाहे बेचे, जो करे करे। इस दिन कस्टमर अपनी मर्जी से चीजें इस्तेमाल या आगे बेच के फायदा उठा सकता है। उस दिन हम क्या अज्यूम करेंगे? कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, और देयरफॉर गुड्स ट्रांसफर हो गया। या इस तरह कह लें, कंट्रोल कस्टमर ने ऑब्टेन कर लिया। जिस दिन कस्टमर गुड्स का कंट्रोल ऑब्टेन कर लेगा, हम क्या कहेंगे? गुड्स ट्रांसफर हो गई हैं, और उस दिन फिर हम रेवेन्यू क्रेडिट कर। तो ऊपर से नीचे तक आते 3 बातें हुई शायद। नंबर वन रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करें? जब गुड्स ट्रांसफर हो जाए। गुड्स कब ट्रांसफर हो जाती हैं? जब उनका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। कस्टमर के पास कंट्रोल कब चला जाता है? when the customer has the ability to use and obtain all remaining benefits। ठीक है, अब जब हम एसेट की बात करेंगे कि रिमेनिंग बेनिफिट्स फ्रॉम एसेट, तो ब्रैकेट्स पढ़ लेना। एसेट कौन कौन से हो सकते हैं? गुड्स की शक्ल में भी और सर्विसेज की शक्ल में। और गुड्स कौन कौन सी हो सकती हैं? टेंजेबल भी, और ये भी हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर बेचा आपने। नहीं, सॉफ्टवेयर भी शायद गुड्स में ही कंसिडर होगा। टेंजेबल भी गुड्स हो सकते हैं, इंटेंजेबल भी, और फिर कुछ सर्विसेज भी। आप कोई ऑडिट फॉर्म चला रहे हैं, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, सर्विसेज, कोई कॉलेज है, बर्गर पिज्जा, वो तो गुड्स में ही आएगा मेरा। अच्छा, ठीक है सर। देन से फिर एक डेफिनेशन है, चलो आगे। देन फिर उसके बाद जस्ट
परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की एक डेफिनेशन है, लेकिन अब इन डेफिनेशंस को कोई ऐसे रट्टा नहीं लगाना हमने, तो हम अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बस वर्ड पे गौर कर लेते हैं। अगर हमें लिखना पड़े तो ऑब्वियसली हम कहीं से ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह, वो फिर मिलजुल कर ढूंढ लेंगे, लेकिन शायद आपको नजर भी आना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास इन पैराग्राफ्स के साथ कुछ पैरा नंबर्स भी लिखे हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से मुराद यहाँ क्या है? जरा सेलर और बायर का रिलेशनशिप जरा ज़हन में लाएं। गुड्स या सर्विसेज किसने देनी? सेलर ने। और कस्टमर की ऑब्लिगेशन क्या है? पैसे देना। सोच लो, तो परफॉर्म करना किसकी ऑब्लिगेशन है? सेलर की। और फिर कंसिडरेशन देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंपली मींस हमने करना क्या है, हमने गुड्स देनी है, हमने सर्विसेज देनी है, किस चीज की ऑब्लिगेशन बन गई है हमारी, क्या परफॉर्म करने की हमारी ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। तो नहीं मतलब अगर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो गुड्स ट्रांसफर करना हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी, और क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फिर तभी सेटिस्फाई होगी जब हम गुड्स दे देंगे। अगर सर्विसेज देना हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होगी? जब हम सर्विसेज दे देंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या परफॉर्म करना, और जब तक वो हम परफॉर्म नहीं करेंगे शायद रेवेन्यू के लिए हम एंटाइटल नहीं है। इस तरह की बात ध्यान में रहती है, ठीक है सर। तो इसकी डेफिनेशन वैसे टेक्निकल बहस है, और अब क्योंकि हम ना रट्टा लगाना है ना ही इसको कुछ अगर लिखना पड़ गया तो मैं ढूंढ दूंगा इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। असल क्रक्स है जी 5 स्टेप मॉडल। रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है अगर आपने, तो इन 5 स्टेप से गुजर के आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है जी? आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट। फिर डेफिनेटली इसकी एक्सप्लेनेशन अभी आगे आएगी। नंबर 2, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये आइडेंटिफाई करें क्या हमारी क्या क्या जिम्मेदारी हो सकता है एक ही हो, लेकिन समटाइम्स एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। समटाइम्स गुड्स एंड सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठे होते हैं। आपने कोई एसी बेचा इस कंडीशन पे कि आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आपने गाड़ी बेची इस कंडीशन पे कि आप आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आपने मोबाइल नौजवानों को बेचा है इस कंडीशन पे कि 1 साल नेटवर्क सर्विसेज फ्री होंगी, मोबाइल विद नेटवर्क सर्विसेज। तो अगर हो सकता है एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस भी हो सकता है एक ही हो। तो पहला काम जरा बोलना शुरू करें। अब अच्छा, इसका ये भी मेरे बात का मतलब नहीं होना कि स्टैंडर्ड में सब कुछ ही मिलेगा तो हमें कुछ नहीं करना, हमने कुछ मोटा मोटा हरों का डेफिनेट डिजाइन में रखा। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 2, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। देन नंबर 3, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। अब डेफिनेटली कुछ टर्म्स आ रही हैं जो अभी और एक्सप्लेन होने की जरूरत है, लेकिन यहाँ तक आप क्या समझे ट्रांजैक्शन प्राइस? व्हाट इज द सेल प्राइस? आइडेंटिफाई व्हाट इज द सेल प्राइस। और शायद अगर 2-3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं और सेल प्राइस कंबाइंड है, तो शायद आपको फिर उसे डिवाइड करना पड़े अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो उसी की होगी फिर ट्रांजैक्शन प्राइस। समझने बात? देन वो मैंने जो भी बात की वो फिर 4th स्टेप में आ जाए, एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू। ये कब करना पड़ेगा काम? इफ देयर इज, देखना ब्रैकेट में, इफ देयर इज मोर देन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। वर्ड बोला क्या? इफ देयर इज मोर देन 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जी वो अब इंशाल्लाह वर्ड आ जाएगा। तो स्टेप 1 आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट, स्टेप 2 आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, स्टेप 3 ट्रांजैक्शन प्राइस। और अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस। कैसे कैसे, क्या यही मेन बहस है। और नंबर 5 पे रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एज द एंटिटी सेटिस्फाइड। अब इसमें ये भी वर्ड जो आए हैं व्हेन और एज, इनको भी जरा यही क्लियर करें। एक सेकंड के लिए व्हेन सिर्फ ज़हन में रख के पढ़े जरा सेंटेंस। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन एन एंटिटी, और आप इस व्हेन को छोड़ के जरा ब्रैकेट में एज को ज़हन में रख के जरा पढ़े। ये जो व्हेन है और एज है ये शायद गुड्स और सर्विसेज को कवर कर रहा है। व्हेन वर्ड शायद तब होगा
जब आपको गुड्स डिलीवर कर रहे हो, और सर्विसेज आप सर्विसेज का रेवेन्यू शायद आप साथ 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 रिकॉर्ड कर रहे हो। मेंटेनेंस सर्विसेज आपने देनी है 1 साल की, तो शायद महीने बाद 1 साल की, 1 महीने की सर्विसेज का रेवेन्यू आप कमा लेंगे। तो एज द एंटिटी सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किसके लिए वर्ड है? मेरा ख्याल एज वाला और व्हेन वाला ये शायद गुड्स के लिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने 100 यूनिट्स डिलीवर करने, 100 यूनिट्स डिलीवर करने और उसमें से 10 डिलीवर कर दिए हैं, तो यहाँ भी शायद थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए हमें इस पर। तो ये भी एज ही है, शायद 10 हो गया तो एज अ यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड। लेकिन जनरली स्पीकिंग व्हेन शायद एक खास लम्हे को कहते हैं, और एज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड शायद साथ साथ के लिए वर्ड है। ठीक है, कुछ रीजनेबली हजम नहीं। 500 स्टेप्स अपने अपने एक एक वर्ड देख के स्टेप्स में बोल रहा था। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूरा क्लियर है यहाँ पे? एक एग्जांपल से गेम शुरू कर देंगे। On 1st December 2001, Wasim receives an order from a customer for a computer as well as 12 months technical support. अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल पे आप हैं, आप माशाल्लाह अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने जानबूझ के एंड में इसलिए रखा, एक तो आप लोगों के जहन में फौरन ही आना था या पढ़ा हुआ पहले, और दूसरा फिर मैंने इसलिए भी एंड में रखा कि पहले सारी बातें वो हो जाए जो शायद नहीं है। आप इस वक्त मेरा ख्याल है सिर्फ आपको बताने की जरूरत होगी, बाकी आप कोशिश करेंगे तो अंडरस्टैंडेबल बातें हैं। On 1st December 2001, Wasim received an order from a customer for a computer as well as 12 months technical support. Wasim delivers the computer and thus control, ऐसे ही नॉर्मल सिचुएशंस हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शंस डेफिनेटली जब आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। जब आप कंप्यूटर अगर डिलीवर कर रहे हैं और कर दिया आपने, तो क्या उसका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा? तो Wasim delivers the computer to the customer on the same date. The computer sells for 30,000 and technical, हाँ जी सेल प्राइस ठीक है, उसके एक ट्रांजैक्शन प्राइस वर्ड आया था, उससे अगला छोटा सा सेंटेंस अंडरलाइन करना है, कस्टमर पेड 1242,000। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है इसमें? और 42,000 क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस है, और ऑलरेडी एलोकेट हुई 30,000 12,000, हमें कोई खास वर्किंग की इसका जरूरत नहीं। डिस्कस हाउ रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। बताएंगे जी जी, एंट्री बता देंगे बेस्ट है। आप भी पेन पकड़े जरा, 1 दिसंबर पे कोई एंट्री बता दो, जज्बाती ना होइएगा। कैश कितना डेबिट? 42,000, ठीक है। कैश डेबिट 42,000, आगे हाँ जी, रेवेन्यू ऑफ कंप्यूटर क्रेडिट 30,000, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब डेफिनेटली ये जो रेवेन्यू है इसे सेल बोला जा सकता है, गुड्स की सेल ही है। बाकी जो 12,000 है वो फिलहाल क्या है? अनअर्न्ड है, अनअर्न्ड सर्विस इनकम, अनअर्न्ड रेवेन्यू है। डन है सर, लेकिन हमारा ईयर एंड आ गया है, तो क्या 31/12 पे आके 1 महीने के पैसे इनकम बन गए सर? अनअर्न्ड डेबिट लिखे जी, एंट्री अनअर्न्ड इनकम डेबिट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है जी? ये शाहजेब साहब जब जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे, मेरा ख्याल है अगर पता है तो लिख लें, वरना बात आगे जाके खुल जाएगी। बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमीडिएटली वो बातें जो पुरानी हो गई हैं ऐसे उसे कंफ्यूज करने की बजाय अभी जब आ जाएगी बात तो कर लेंगे, फिलहाल पुराने वर्ड्स कम से कम ज़हन में लें।
1000 ही सारा 12,000 देख लीजिएगा। ये ठीक है सर यहाँ तक। अब नीचे इसके एक आंसर बना हुआ, इंडिविजुअली पढ़े जरा, 5 स्टेप्स के साथ उसे डिस्कस किया हुआ। पेन हाथ में रखे, छोटी छोटी चीजें हाईलाइट करते करते आगे चलते रहे। ये आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के नाम बोल रहे हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस 12,000, सॉरी 42,000। जी एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन, ये एक नया वर्ड आ गया, हमें इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी, आप वो पढ़ लें, बाकी ये मैं बताता हूँ स्टैंड अलोन प्राइस से करते हैं। ऑलरेडी एलोकेट भी थी, और दूसरी चीज सुनो जरा, पिछले पेज में वापस है। देखिए 30 कंप्यूटर हम कितने का बेचते हैं, और टेक्निकल सपोर्ट, और हमने कस्टमर से टोटल 42 ही लिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर चीजें इकट्ठी बेची जाए तो कुछ बल्क डिस्काउंट हो जाता है। ये वर्ड सुना कभी? फर्ज करें हम ले रहे होते हैं 40,000, तो 40,000 फिर क्या होता है ट्रांजैक्शन प्राइस, और 30,000 और 12,000 फिर क्या है स्टैंड अलोन प्राइस। का मतलब होता है एक चीज को अगर अलग अलग बेचा जाए, इसी चीज को अगर अलग 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 बेचा जाए तो कितने पे बेचते हैं आप। तो यहां से लग क्या रहा है, पिछली लाइन देखें, 30,000 क्या है, कंप्यूटर हम 30 का बेचते हैं, टेक्निकल सपोर्ट 12,000, ट्रांजैक्शन प्राइस फिलहाल उसने क्या बताई 42,000। तो क्या हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस का सम स्टैंड अलोन प्राइसेस के सम के मुताबिक ही है, तो हमें किसी एलोकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्ज करें अगर ये फिगर होती 40, अगर ये होती 40 तो बताएं इसमें कंप्यूटर की भी प्राइस क्या है और टेक्निकल सपोर्ट की प्राइस क्या है। नहीं नहीं, पहले वैसे कर लेते हैं मतलब बताएं इन सेंस कि फिर प्रॉब्लम आएगी। और इकट्ठा 40 ने रेवेन्यू रिकॉर्ड होना नहीं, कंप्यूटर का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना है, जब उसका कंट्रोल ट्रांसफर होना है। सर्विसेज का कब होना है, जब उनका कंट्रोल एज द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ट्रांसफर होना है। तो इस केस में फिर हमें ये 40,000 क्या है ट्रांजैक्शन प्राइस, इसे एलोकेट करना पड़ता किस किस पे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे करना पड़ता। उसका भी तरीका ये होता है कि स्टैंड अलोन प्राइसेस ढूंढी जाती हैं, उनका सम किया जाता है, अपने जहन में बनाए, अभी वर्किंग को करते हैं। अभी मसलन 30,000 और 12,000, ये 42,000 क्या बन गया स्टैंड अलोन प्राइसेस। अगला कॉलम हेडिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, उसका टोटल कितना है 40,000। अब ये 40,000 स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेस पे एलोकेट कैसे हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 42 इंटू 40। लेकिन हमें इस एलोकेशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, एलोकेटेड भी बेटा है, और शायद स्टैंड अलोन प्राइसेस का सम ही ट्रांजैक्शन प्राइस। लेकिन अगर ये सम सेम ना होता तो फिर हमें एलोकेट करना पड़ता। एलोकेशन किसकी बेस पे होती है, पढ़ने अब स्टेप नंबर 4 में आगे फाइन। Allocate the transaction price to each performance obligation based on standalone prices. No need for any allocation, as the transaction price 42,000 and the standalone prices same डिटेल में डिस्कस इंशाल्लाह भी करते हैं। और फाइनली स्टेप 5 पढ़ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन? जी ठीक है फिर इस सिचुएशन में फिलहाल बात आपकी ठीक है कि ट्रांजैक्शन प्राइस ही स्टैंड अलोन प्राइसेस का सम के बराबर है। रेडी है सर, चले आगे। एग्जाम्पल
On 1st January 16, Ufone gives a bundle offer to its customers. ये स्टैंडर्ड सर जी बनाना ना इसी वजह से पड़ा, ये अच्छा भला एक मासूम सा स्टैंडर्ड होता था रेवेन्यू के नाम से। ये जो आजकल नहीं, अभी पिछले कई सालों से ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ गए, और टेलीकॉम सेक्टर ही तो आजकल सबसे बड़ा सेक्टर है जिसके रेवेन्यूज इवन मेरा ख्याल है कोरोना में भी अगर कोई बिजनेस बूमिंग में रहा है तो यही रहा है। और उसके बाद तो शायद अब सारी दुनिया चली भी ऑनलाइन पे गई है। अब यही नहीं, अब भी, और उस दौर के बाद शायद जितना टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया चली गई है, मतलब ये जो सब कुछ आपके सामने आ रहा है, अगर हम कोरोना को अपनी जिंदगी से निकाल दें तो ये हम आराम से सुकून से इधर फिरते उल्टे पढ़ा देते थे। नहीं मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो जिंदगी में पहली दफा डिवाइस ही तब देखी थी। नहीं सीरियसली उसी में तो शुरू हुआ था, उससे पहले तो अब तो कोरोना आए भी 2 साल हो गए, तो टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी बढ़ाएगी। तो कभी ये ऑफर, कभी वो ऑफर, कभी ये ऑफर, कभी ये फ्री, कभी वो फ्री, होता फ्री कुछ है नहीं, होता फ्री कुछ है नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव यूज होना चाहिए सर, नहीं मैंने कब कहा कि गलत हुआ, लेकिन शायद जितना टाइम हमें लगना था टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करते होना तो पड़ना ही था, लेकिन शायद वो कई मेरा ख्याल है मेरी 10-15 साल लगे थे, लेकिन अब जितनी वो तेजी से मजबूरन होना पड़ा शायद वो आपके सामने मेरे जैसे लोग जिन्हें मोबाइल का बटन भी ढूंढना पड़ता है, अभी अल्लाह का शुक्र है कि तो गुजारा कर ही रहे हैं। यू फोन गिव अ बंडल ऑफर से टू अ कस्टमर, क्या क्या है जी कस्टमर को? एक फ्री हैंडसेट, फ्री होता है, फ्री हैंडसेट कहते हैं, आवाज लगा रहे होता है फ्री, फ्री हैंडसेट ऑन 1st January 16 प्लस 12 month network services for ₹100 per month। मींस टोटल कस्टमर ने कितना देना? 12 महीनों का 100। 1200 कैसे देना है उसने? हर महीने 100 करें। ऑफर क्या है? हैंडसेट कब मिलेगा? शुरू में नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल शुरू में, और उसके बाद उसने बस 100 करके 12 महीनों में देना। लेट्स अज्यूम स्टैंड अलोन प्राइसेस इफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर, इसको तो अंडरलाइन कर लें और एक दफा दोबारा ये जुमला बोल दें। स्टैंड अलोन प्राइस का मीनिंग क्या है? अगर हम अलग-अलग बेचते तब ये डेफिनेटली कस्टमर को नहीं बता रहे हैं, कस्टमर को एक बंडल ऑफर है, हम एंटिटी के तौर पे मींस यूफोन के तौर पे एक डिसीजन लेते हैं। लेट्स अज्यूम अगर ये हैंडसेट हम बेचते तो सपोज ये 300 का बेचते, और नेटवर्क सर्विसेज अगर सिर्फ अलग देते किसी को तो हर महीने कितने चार्ज करते? 80, और 12 से जरब दे दिया, सॉरी 960 हो, ये समझ आ गया ब्रेकअप? तो 1260 क्या है? नहीं, स्टैंड अलोन प्राइसेस के साथ। तो क्या अब हमें एलोकेशन की जरूरत पड़ेगी सर? कितने रुपए को? नहीं, वो 60 रुपए की डिस्काउंट ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएगी, लेकिन अदर देन दैट शायद हमें 1200 हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है, और 1200 ट्रांजैक्शन प्राइस को अब हमें एलोकेट करना है बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ हैंडसेट एंड नेटवर्क सर्विसेज बाय यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। एक छोटा सा टेबल मेरे ख्याल से बनाना जगह शायद है, एक तरीका इसका क्या है? बस सबसे पहले लिख लेंगे आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कौन कौन सी है? हैंडसेट, नेटवर्क सर्विसेज। उसके सामने कितना कितना आ गया? करवा दे, 1 मिनट बाद में कर लीजिएगा। 300, 960, टोटल हो गया 1260। ये क्या है? इस कॉलम का नाम क्या है? फिर क्या करना है आपने? ट्रांजैक्शन प्राइस ढूंढनी। अब एक बात और जरा आगे आनी है, यहीं पे सोच लेते हैं, कोई इसमें बल्क डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है? यस सर, 1260 था अगर अलग-अलग बेचते, 60 रुपए है। हैंडसेट पे डिस्काउंट दिए या नेटवर्क सर्विसेज पे? अगर वो कहे ये हैंडसेट पे सिर्फ है, तो हैंडसेट के सामने हो जाएगा 240 और 960। हिम्मत करें प्लस। लेकिन ये वाला काम कब करेंगे? हाँ जी, या वो कहे हैंडसेट पे कोई डिस्काउंट नहीं दी, सिर्फ नेटवर्क सर्विसेज पे डिस्काउंट है, या नहीं बात है। लेकिन अगर वो ना कहे, वी अज्यूम दोनों पे डिस्काउंट है
और देयरफॉर हम वर्किंग कैसे करेंगे, 300 डिवाइड बाय और इंटू 12 बना ले टेबल 286 यार राउंडिंग आप बनाना अपने हाथ से बना ले थोड़ी जी जी। ओ नहीं सर, जाने नहीं सर, हमने एक ऑफर दी है जिसमें हमने कहा है कि जो साहब हमसे मोबाइल लेंगे, ये मतलब हमारा ये बंडल ऑफर लेंगे, हम उसे फ्री में देंगे हैंडसेट और बस नेटवर्क सर्विसेज के पैसे देंगे। अब उसको खुश हो गया वो, अब आप जरा सेलर बने, अगर आपने चीजें फ्री में देनी थी तो कोई और काम कर लेते क्या। अब सेलर बने ना, उसकी बात नहीं हो रही, वो तो भाई खुश होकर बाद चला गया, वो बाद में सोचेगा तो मेरे साथ ठीक है लेकिन जो बेच रहा है वो बिजनेस कर रहा है। हाँ अगर वो कह दे ये वाकई हमने फ्री में दी है तो इसका मतलब सारी डिस्काउंट इस पर, लेकिन फिर डिस्काउंट शायद 60 क्यों है, वो तो कम से कम 300 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेटली जो ब्रेकअप है किसको नहीं पता, ये हमें पता, तो एंटिटी की बात हो। मेरे जैसे लोग तो यहाँ कस्में उठा लेते हैं, मतलब कॉस्ट से भी नीचे दे रहा हूँ, मेरे जैसे लोगों को अभी तक आपने पहचाना नहीं है। जी दूसरी फिगर बताइए, 914 सॉल्व तो कर लो यार। जी सलमान साहब आपकी दुआओं की अच्छा जरूरत है यार, यकीनन अगर रब मुझे हदायत दे चुका होता तो आपको भी आ चुकी होती, तो कोताही मेरी तरफ से ही है, तो दुआओं में याद रखना मुझे। जी डियर, व्हाई दिस एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। हम 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 286 का रेवेन्यू किस दिन रिकॉर्ड करेंगे, जिस दिन हम एंड देंगे हम अपनी बुक्स में 286 अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब 914 रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी हाँ जी, फर्स्ट करें महीना गुजर गया, कैलकुलेटर पकड़ो। ऐसे सर, तो 914 ने किसी एक दिन रेवेन्यू बनना है या ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बनना है, तो डिवाइड बाय 12, तो 76 पे रेवेन्यू बनता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पैसे जितने भी मिले जब भी मिले, रेवेन्यू बहस और है, रसीद बहस और। एक इनिशियल एंट्री बोल देंगे जरा, जब हैंडसेट देंगे नो कैश, अभी कोई कैश नहीं, सिंपल रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू फ्रॉम हैंडसेट क्रेडिट बाय 286। एक महीना गुजर गया, एक और एंट्री बोले, हिम्मत करके सही बोलिएगा, फिर रिसीवेबल ना ना अभी भी रिसीवेबल सर जी 76, एक मिनट आराम से, लेकिन 100 कहाँ पहुंच गया, 286 तो पुराना रिसीवेबल है, 76 पहले रिसीवेबल डेबिट और इनकम बन जाएगा। अब टोटल रिसीवेबल कैलकुलेटर पकड़े, 286 प्लस 76। सर जी प्लीज वर्किंग करें सर, क्या हो गया, गेम ऑन होगी है सर। अब 362 तो ऑलरेडी रिसीवेबल है, अब महीने बाद मिलना कितना है, 100, एंट्री बोले 100 की, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो गेम चलती रहेगी। फिर हम अपनी इनकम अगले महीने फिर 76 बनाएंगे बस, और मिलेगा 100, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 24 करता पूरा साल में पूरा हो जाएगा। क्लियर है। नहीं सर ये सारा रिसीवेबल कैसे हो गया, सर ना तो यार खुद आओगा ना, और सर मोबाइल पकड़ा के क्या रिसीवेबल हुआ है, बस सिर्फ मोबाइल वाला हुआ है ना, बाकी कब रिसीवेबल बनेंगे, जैसे जैसे सर्विसेज देंगे 1200 सीधे रिसीवेबल क्यों नहीं बनेगा, इसका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा मोबाइल का, और कौन सा कंट्रोल अभी ट्रांसफर होना है सर्विसेज का, जब पहले महीने पैसे कब मिल गए, पैसे 100 करके देने उसने मंथली यार, और पैसे ना मिले हो तो सारे पैसे रिसीवेबल हो जाते हैं, आप भी तो कुछ करो ना यार, किसी से एग्रीमेंट हुआ है एंट्री करें, 50 लाख देना उसने, कब करेंगे, आप 50 लाख में से 1 लाख की गुड्स देंगे, कितना रिसीवेबल बनेगा, 50 लाख, 1 लाख, क्यों 1 लाख, उतनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई है, बाकी 50 लाख भी तो रिसीवेबल है, कब, जब आप परफॉर्म कर देंगे, डन।
ये ऑनलाइन सर्च करा था। पेज नंबर 32 उन्होंने ये क्वेश्चन करके वापस आता है। ज्यादा फोकस जरा रखेंगे मेरा ख्याल एग्जांपल्स कैलकुलेशंस वगैरह पर, क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम उस बहस से जान छूट गई है जो इसका असल मसला था। वैसे होना ये यही चाहिए था यार, ये स्टैंडर्ड ना वहाँ बनता नहीं था, अभी लेवल बच्चों का इतना नहीं था कि वहाँ भी हजूर में, तो जहाँ आप जा रहे हैं वहीं पहुंच गए। जी सर, ये क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन 1 अक्टूबर 17 गैलेक्सी, पेज नंबर बता दें, दोबारा एक दफा बता दीजिएगा, रिपीट कर दें। ये पढ़िए जी, मैं जरा पेज ढूंढ लूंगा। सर वही है सर, इसमें सिर्फ एक सफा शायद ऐसा है जो नया है, बस बाकी सब एग्जाम्पल सब क्वेश्चन सेम है। अब क्या करें, सेम चैप्टर, बस उधर से कट हुआ इधर पेस्ट हुआ, इधर से कट हुआ R1 की बुक से और किस में आ गया R2 की बुक में, लेकिन यहाँ आते आते उसमें मैंने जो सिर्फ एडिशन की वही है कि पैरा नंबर्स लिखनी है, लेकिन एक सफा है बस। जी सर, पढ़ी जा रहा। गैलेक्सी टेलीकॉम, चले सॉरी मेरे साथ से पढ़ो। On 1 October 17, Galaxy Telecom entered into contract with a bank for supplying products with a supplementary 34650, and the price is payable in full within 10 days from the date of the contract. At the end of the contract, the phones will not be, that means to say phones का कंट्रोल भी ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे ट्रांसफर हो कब गया, शुरू में हो जाएगा या मतलब रिटर्न ना होना, कंट्रोल तो वैसे शुरू में ट्रांसफर हो जाएगा। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट बताइए कितनी है, कितना का एक सेट है, पर सेट कितने टोटल हैं, 20, 693,000 जेब में रख के वर्किंग लिखनी छोटी सी पढ़े सेंटेंस। द एंटायर अमाउंट received as per contract was credited by the company to advance from customer। बताइए एंट्री, हाँ जी, कैश डेबिट अन इनकम क्रेडिट कर ली गई है कितने से। The smartphones were delivered on 1st November 17. If sold separately, GT charges 18,000 for a smartphone and a monthly fee of for unlimited use of मोबाइल नेटवर्क। हमसे क्या रिक्वायर्ड है सर, हाँ जी, ये इस तरह की चीजें ना, ये एग्जाम में काफी इस तरफ जाना शुरू हो गए। एडजस्टिंग एंट्री, आपसे ये एंट्री नहीं मांगी हुई, ये होनी क्या थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टिंग एंट्री, क्या कोई एंट्री हुई भी है पहले, क्या हुई हुई है, तो आपने उसे एडजस्ट करना है इफ एनी, अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट है। किस साल की वर्किंग करनी है आपने, जी सर चलाएं स्टोरी, आपका क्या जहन करता है, 6,93,000 मिला है, फिर 31 दिसंबर 2013 तक रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, किसका, मोबाइल्स का, कितना 34650। क्या इसमें दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, कौन कौन सी, एक स्मार्टफोन है और एक नेटवर्क सर्विस है। क्या एलोकेशन करनी पड़नी है, एलोकेशन किस बेस पे करते हैं, क्या स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल है, कर लें वर्किंग, आ जाए करा दें, आधा सफा छोड़ लें, डेफिनेटली रजिस्टर पे लिखेगा गेम ऑन हो।
आधा एक सफा छोड़ना है एडजस्टिंग एंट्री के लिए, गैलेक्सी टेलीकॉम। कोशिश मैं पूरी करूंगा कि इसका कम से कम होमवर्क हो, क्योंकि होमवर्क का मुझे बड़ा शदीद खतरा है। कोशिश हम फिर यही करेंगे कि मैक्सिमम क्लास वर्क में फाइनल करेंगे। आपका काम फिर बाकी चीजें फाइनलाइज करना रह गया। ठीक है, ठीक है सर। जी सर, गैलेक्सी टेलीकॉम एडजस्टिंग एंट्री। आधी आधी लाइन छोड़ दो, सॉरी आधा चंद 4-5 लाइन वर्किंग क्यों करनी पड़नी है। एलोकेशन, एलोकेशन नहीं, इतना सफा नहीं बन, एक एंट्री। क्या ख्याल है, देख लेना कितनी एंट्रीज बनेंगी। मेरा ख्याल अनअर्न में सिर्फ यही डिसाइड करना है कितना अर्न हुआ ही नहीं। नहीं जी सर, एलोकेशन का तरीका फाइनल कीजिएगा। सबसे पहले क्या ढूंढना है, परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के नाम बता दें। स्मार्टफोन्स एंड सर्विसेज, स्मार्टफोन एंड सर्विसेज। सबसे पहले क्या ढूंढना होता है, स्टैंड अलोन प्राइसेस ढूंढे। बात आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखें, ये पर मोबाइल है। तो ठीक है, मेरा ख्याल में ज्यादा बेहतरी है कि हम पर मोबाइल ही वर्किंग करने दें, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम मल्टीप्लाई पर 20-20 करना शुरू हो जाए तो इकट्ठी एलोकेशन हो जाएगी। कैसे कर लें बता दें, बता दें बता दें। स्टैंड अलोन प्राइस बता दें, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दें स्टैंड अलोन प्राइस 18,000। ठीक है, और दूसरा एक 1800 है, लेकिन 1800 में एक प्रॉब्लम जरूर है। हाँ जी, वो एक महीने का है। तो 1800 इंटू 12 क्यों कर रहा हूँ, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा सालाना है ना, सालाना नेटवर्क सर्विसेज फ्री होंगी। क्या 34,650 ढूंढना, 34,650 के अंदर हैंडसेट और 1 महीने की सर्विसेज है, या हैंडसेट और 12 महीनों की सर्विसेज है। समझ आ रही मेरी बात, तो 12 से जरूर क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो 12 महीनों के एंगल से। समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा सर। जी जी, एक ही है, 18 लिखा हुआ, 1800 क्या है। If sold separately, GT charges 18,000 for a smartphone and a monthly fee. ठीक, एक अगर एक बेचा जाए मंथली फी। डन करें सर, टोटल क्या बनता है 39,600, और कंबाइन कितना बनता है 34,650। करें ये लें। इंफॉर्मेशन ना हो तो वी अज्यूम कि डिस्काउंट जो है दोनों पे। ये लोकेटेड अमाउंट सर 15,750, 18,900। इनके मीनिंग बताएंगे, 15,750 क्या है और 18,900 क्या। 15,750 एक स्मार्टफोन की ट्रांजैक्शन प्राइस है, और 18,900 भी एक 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 हैंडसेट की एक साल की सर्विसेज के पैसे। एक ही है सबके, एक ही वर्किंग की है ना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेना बेटा यहाँ तक। अब बताइए क्या करें, अब फाइनल फिनिशिंग टच दे रहा, कितने पैसे मिले हमें।
सारे मिल गए, क्या उन सारों में से कुछ इनकम बनाएंगे? कैसे? हाँ जी बिल्कुल सही है जी। क्या स्मार्टफोन्स के सारे पैसे, सारे पैसों का मतलब, सारे पैसों का मतलब 20, क्या वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए? कितना बना? 315,000 करने बाकी 15,750 क्या है? 15,750 क्या है? एक स्मार्टफोन का रेवेन्यू 20 क्या है? क्या सारे डिलीवर हो गए हैं? क्या इनका कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है? नेटवर्क सर्विसेज कैसे करूं? कंसंट्रेट करना है, फुल कंसंट्रेट करना है, करवाना है, करवाएं जी। कैसे बोल करवाना है? करवाएं। 1890 कर दिए मैंने, इंटू 20 चले कर दिए, इंटू 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 कब डिलीवर किए, दोनों कितने महीनों के पैसे इसमें से इनकम बनेंगे? अच्छा जी अब कर लेते हैं यार, ये क्या बात हुई यार, पहले कर लें बाद में कर लें यार, नहीं क्लियर है? व्हाट इज 18,900? पूरे साल की एक मोबाइल की नेटवर्क सर्विसेज के पैसे, जरा 20 के है, 20 स्मार्टफोन्स, और मल्टीप्लाइड बाय 3/12 क्यों नहीं है? नहीं 3 भी एक गेम आई है, 1 अक्टूबर को मेरा ख्याल एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन ये डिलीवरी हुई कब है मोबाइल्स की? 1 नवंबर होने जी कहीं। ठीक है जी। इमरान इमरान साहब, 3/12 बेटा नहीं 2/12। जी हारून आप ठीक है? सलमान साहब ओके? जी बेटा आंसर फाइनली। यार जान दे गुस्सा यार, जाने दे यार, कमाल है यार, इतनी बहस के बाद फिर वही पूरे साल का यार। फाइनली आंसर यार 3 लाख। व्हाट इज दिस 3,78,000? टोटल रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड, टोटल टू बी रिकॉर्डेड। डबल एंट्री करवानी है आपको, रेक्टिफाइंग पहले बना लें, अपने जहन में बनाए, बनाए सर जी। कैसे? अनअर्न इनकम कितने से डेबिट, कितनी क्रेडिट हुई थी पहले? 693,000 हुआ, उसमें से कितनी इनकम बना लें? कैसे? बोले पूरी एंट्री बोलो। अनअर्न इनकम डेबिट, हाँ जी मेरा ख्याल अलग अलग रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बनाइए एंट्री। अनअर्न इनकम डेबिट 378,000, रेवेन्यू फ्रॉम स्मार्टफोन्स क्रेडिट 3,15,000 एंड रेवेन्यू फ्रॉम नेटवर्क सर्विसेज 63,000। करें नहीं नहीं बेटा आ रहा हूँ, ये 378 बनेगा। अच्छा तो आपने शायद गलती से टाइप कर दिया 378 ही ना यार? नहीं नहीं मतलब सॉरी वाली बात नहीं, मेरे ख्याल वर्किंग तो ठीक है ना? अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट 3,78,000, अनअर्न्ड इनकम टोटल लिखा था पहले। और क्या क्रेडिट्स है? रेवेन्यू फ्रॉम स्मार्टफोन्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम नेटवर्क सर्विसेज बाय रुपीस, ये एडवांस फ्रॉम का एग्जामिनर ने शायद कौन सा वर्ड यूज, हाँ जी ठीक है, ये मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर है कि एग्जामिनर वाला वर्ड है वो यूज किया रहे, हम उसको ठीक कर रहे हैं। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे बात क्या देखी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। बहरहाल बात पूरी समझ आ गई है। दो चीजें शायद हमने यहाँ सीखी हैं, नंबर एक एलोकेशन कैसे होनी है, और नंबर दो रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बननी है शायद। ठीक है।
ठीक है सर, पेज नंबर 2 वापस आ रहे ये नोटेड है प्लीज, कुछ आप लिखते रहिए। पेज नंबर 3 बल्कि शुरू हो गया, 2 तक तो हो गया। पेज नंबर 3 सर, चले नहीं शुरू आगे, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो। जी सलमान साहब चले आगे। जी सर, नेक्स्ट लाइन मींस पेज नंबर 3। अब एक्सप्लेनेशन आ रही है जी, वो स्टेप्स पढ़े थे 5 नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की एक डेफिनेशन आ रही है, बस एक दफा पढ़ के आगे चलो। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दैट क्रिएट्स enforceable rights and obligations. Contract may be written or oral. Oral भी हो सकता है। इसने आप शॉप आपकी है, फॉर एग्जांपल शॉप जैन में आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आया, उससे कोई रिटर्न एग्रीमेंट्स होते हैं, अंडरस्टूड सी बात होती है, वो कहता है मैंने वो चीज़ नहीं, आप कहते हैं चाहिए लें, वो पैसे पकड़ाता है, हमें पता भी नहीं चलता शायद कॉन्ट्रैक्ट हो गया, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस भी सेटिस्फाई हो गए, कंसिडरेशन मिल भी गई है। लेकिन बहरहाल अगर इसी को आप बड़े बड़े बिजनेसेस पे फैला लें तो रिटर्न एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल रिटर्न जरूरी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे? फर्स्ट लाइन में मेन वर्ड्स क्या है? which creates enforceable rights and obligations. अंडरलाइन करो। इस केस गुड सर्विसेज ट्रांसफर करने के फिर डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। यहां से फिर एक नई गेम अब शुरू हो रही है। ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू व्हिच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी। ये भी डेफिनेटली डेफिनेशन सीख है, लेकिन इसको इसमें मेन वर्ड्स क्या हैं? किसे कहा जा रहा है ट्रांजैक्शन प्राइस? उस अमाउंट को कहा जा रहा है जिस पे एंटिटी एंटाइटल हो कि गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करके। एक वर्ड आना है बार बार स्टैंडर्ड ऑन प्राइस, एक वर्ड आना है ट्रांजैक्शन प्राइस। आप बताएं इनमें से एक्चुअल प्राइस कौन सी वाली? ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस वो प्राइस है जिसपे आप एंटाइटल होंगे अगर आप गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करेंगे। मींस टू से 34,650 अभी जो एग्जांपल किया हमने। स्टैंडर्ड वन प्राइस क्या है? जिसपे आप एंटाइटल होते अगर आप चीजें अलग अलग बेचते। आई थिंक शायद होते अगर अलग बेचते, लेकिन होंगे किस पे? ट्रांजैक्शन प्राइस पे। अगर इकट्ठा बेचा है और कोई बल्क डिस्काउंट दी है तो आप ट्रांजैक्शन प्राइस पे एंटाइटल होंगे चीजें ट्रांसफर करके। हजमदा सर। Then such a transaction price is also adjusted for the effect of time value of money if the contract includes a significant financing component का मतलब significant interest component। यहां तक पहले पढ़ लेना और इसी की जरा डिटेल पे आ जाएगा। उसके बाद एक और चीज आ रही है कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, वो फिर जब आएगी तो डिस्कशन कर लेंगे। क्या वर्ड्स लिखे हुए दोबारा सेकंड पैराग्राफ के स्टार्ट में? ट्रांजैक्शन प्राइस इज आल्सो एडजस्टेड फॉर, नहीं वो सेकंड पैराग्राफ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू मनी क्या चीज है सर? आज जरा एक मिनट लंबी स्टोरी पहले पढ़ लें। ट्रांजैक्शन रेवेन्यू इज द मार्केट वैल्यू लेस एनी ट्रेड डिस्काउंट, इसको तो पता है। अगर आपने कैश सेल बेच की है तो रेवेन्यू किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? जब पैसे उस वक्त मिलेंगे। इफ अ सेल इज अ नॉर्मल क्रेडिट सेल। अब नॉर्मल क्रेडिट सेल बेटा ये है कि 15 दिन 20 दिन 30 दिन तक अलाउ करना नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल आपने चीजें अगर आज बेची हैं और पैसे 30 दिन बाद मिलने हैं, नॉर्मली इट इज अज्यूम कि अगर 15 20 25 30 दिन का टाइम है तो कोई खास टाइम वैल्यू मनी की अमाउंट को कंसिडर नहीं किया गया होगा। लेकिन अगर आपने चीजें दी हैं आज और किसी ने कहा है कि मैं मजबूर हूं पैसे मैं दूंगा 2 साल बाद, तो फिर आप उससे पैसे कम ले लेंगे। हम कम ले लेंगे या अनफॉर्चुनेटली हम भी मजबूरी जाहिर करके कुछ जमा कर लेंगे। क्या जमा कर लेंगे? जिसको जमा करेंगे उसे टाइम वैल्यू मनी कह देते हैं और उसे फाइनेंसिंग कंपोनेंट मींस इंटरेस्ट इनकम कहेंगे, एक्सपेंस कहेंगे। हम नहीं, हम किसकी बात करें? हम सेलर।
हमने कभी ये बात पहले की है, कंसोलिडेशन ज़हन में लाएं। क्या कभी डेफर्ड कंसिडरेशन वर्ड सुना है आपने? कभी सुना है सर? कैसे रिकॉर्ड करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू पे डबल एंट्री होती थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट। याद आता है कुछ? अनवाइंडिंग ऑफ वर्ड। उस केस में एक्सपेंस क्यों बनता था? क्योंकि हमने पैसे देने हैं। यहाँ इनकम बनेगी अगर पैसे लिमिटेड फ्यूचर रिसीट्स की बेस पे है। However, in some cases, when that eventually be received, कैश सेल प्राइस कम होगी या जो एंड में पैसे मिलेंगे वो कम होंगे। कैश सेल प्राइस का मतलब, अगर कोई साहब आज आपसे चीजें लें और पैसे दे दें, क्या वो कम होंगे या वो पैसे कम होंगे जो 2 साल बाद मिलने हैं? अभी वाले कम होंगे, वो वाले ज्यादा क्यों होंगे? उसमें टाइम वैल्यू मनी का फैक्ट भी शामिल। क्या चीज लेस देन क्या चीज? इंटरेस्ट इनकम। However, this adjustment is only required if the period साल या उससे ज्यादा हो, फिर तो ठीक है। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा आपने? और एग्जामिनर गिव्स एन इंडिकेशन। मसलन फॉर एग्जांपल, नहीं मतलब फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको कहता है आज अगर बेचते तो फॉर एग्जांपल 1 लाख का बेचते और पैसे आने 15 दिन बाद, देयर फर्म 1,05,000 लेंगे, तो आज आप अपना रिसीवेबल बनाएंगे 1 लाख, डबल एंट्री बोला, रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट 1 लाख। 15 दिन गुजर गए, अब 15 दिन के 5,000 की एंट्री, रिसीवेबल पहले डेबिट करके इनकम क्रेडिट करना, इंटरेस्ट इनकम, टोटल रिसीवेबल हो गया 1,05,000। अब कैश रिसीव कर लें, कैश डेबिट और रिसीवेबल। लेकिन ये जो मैंने 15 दिन की बात में बीच में बात कर दी है, ये सिर्फ तभी है अगर एग्जामिनर बताए, वरना नॉर्मल सिचुएशन शायद क्या है कि टाइम वैल्यू मनी कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा टाइम अगर हो तो शायद फिर कंसिडर करते हैं। आज एक एग्जाम्पल पर जी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही मेरी बात से? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, an enterprise, an entity sells a machine on 1st January 15. The terms of the sale are that the entity will receive 5 million on 31st December 16। बेचा कब है? कंट्रोल कब ट्रांसफर हो गया होगा? ना करें सर, कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा? सेल कब रिकॉर्ड होगी? आज पैसे कब मिलेंगे? डिस्काउंट रेट आ गया 6%। क्या करेंगे? मैं लिख के करूंगा, लिख कैलकुलेटर्स पकड़ना, छोटी सी वर्किंग करना, ये अब रिपीट होनी। एंट्रीज का वैल्यू 2 साल, रजिस्टर पे लिखिएगा। अच्छा है, जरा आंसर थोड़ा सा अगले पेज पे चला गया। 1st January 2015। सब कुछ सर जी पता है आपको, एंट्री बताएं। रिसीवेबल कह लें या डेटर कह लें? ट्रेड रिसीवेबल लिख दूं? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, नहीं एक मिनट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट क्या करूं? सेल्स कर दूं क्रेडिट? यार ये तो रेवेन्यू क्रेडिट करना है। नहीं मतलब रेवेन्यू सेल वही है। कितने से करूं? 5 मिलियन से क्यों ना करूं? तो फ्यूचर वैल्यू है, तो पहली एंट्री अगर टाइम वैल्यू मनी इन्वॉल्व है तो प्रेजेंट वैल्यू पे करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर? और यार एन्युटी यार, अगर इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहे होते, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है जो बचपन से पता। कौन सा फॉर्मूला जी? 1 प्लस 0.6, 0.6 या 0.06 बाय, और 2 साल बाद है। ट्रिपल 4,99,82, 4,4,99,82। गेम आगे बढ़ाएं।
अगली डेट बोलो 31 दिसंबर 15। क्या करें? वर्किंग क्यों रोके? यहाँ रोके क्यों? पैसे मिल रहे। कितने अरसे की इनकम बन जाएगी? किस अमाउंट से रेट मल्टीप्लाई करो? सोच के प्रेजेंट वैल्यू से। टेबल टॉप सॉर्ट ऑफ चीज है यार। प्रेजेंट वैल्यू पे इंटू 6%, कितना हो गया? 266 999। इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम डेबिट, बताएं क्या करो? अब डेफिनेटली इसके अलग रिसीबल भी बना सकते हैं इंटरेस्ट रिसीबल, लेकिन उससे फिर वो अलग एंट्री कंपाउंड मुश्किल हो जाती है। तो सिंपली क्या इस तरह सोच सकता हूँ कि पहले सिर्फ गुड्स का रिसीबल था और अब इंटरेस्ट का रिसीबल भी हो गया है। ये ठीक है? इससे क्या क्या रिसीबल हो गया? कस्टमर से गुड्स के साथ साथ 1 साल का इंटरेस्ट भी टाइम बेसिस पे रिसीवेबल हो गया है। आगे चलें सर, कौन सी डेट आ गई? दोबारा अक्रूवल बेसिस पे पहले इनकम बना लें, फिर पैसे जब रिसीव होंगे तो एक दफा रिकॉर्ड कर लें। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब ये भी जुल्म होना। अब टोटल जो हो गया, टोटल जो हो गया, इस तरह का काम हमने एक दफा पहले भी किया यार, जस्ट टू रिवाइज यू। लीज में लीज का पार्ट 2 ढूंढने जरा, पेज नंबर ढूंढे, बल्कि सॉरी लीज पार्ट थी 383 में, पेज नंबर 383 पे, पेज नंबर 383। इसमें जो दरमियान में 385 सॉरी 385 पे ये जो 31 दिसंबर 2021 का इंटरेस्ट बना हुआ है, 19 20 21 का, ये जरा रिवाइज करें अपने जहन में, ये करके देखना जरा कैलकुलेटर पकड़ा। पेज नंबर 385 के दरमियान में एक टेबल बना हुआ है। पहला इंटरेस्ट कैसे बना हुआ है? बैलेंस इंटू रेट 171 मिल गया, यही कह रहा हूँ, इंटू रेट था 10%। हाँ जी, तीसरे साल का फिर पे नहीं हुआ था। हाँ जी 69 420 इंटू, नहीं इंटू नहीं पहले इंटू गया तो 6942 बन गया। ये मिल गई ये प्लीज जी? अब मेरे ख्याल डिस्पेंडिंग में भी हो रहा था, ठीक है 6942 बन गया। अब ये इस साल पे नहीं होना था, ये गैप था 1 साल का, तो फिर अगला इंटरेस्ट किस पे आया? वो बैलेंस में फिर इंटरेस्ट ऐड हो गया। तो ये जरा कंपाउंडिंग वाली बात जहन में लाए। तो यहाँ भी कंपाउंडिंग क्यों नहीं है? इनकम बन गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो पहले सिर्फ प्रिंसिपल था, फिर अब इंटरेस्ट भी है। डन है? डन है सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा याद आ गया, एक वर्किंग करवा दें। 4449982 प्लस 266 इंटू 6% इज इक्वल टू जी नहीं पर 8 रेट तो वही हो गया 283,019 जी। नहीं सर इंशाल्लाह सर तब्दीली आ गई है। सर ये एक जनरेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ना है, इंसान बन के। कभी ठंडे जैसे मेरी बात सुनिएगा सोचते हुए, हम इंसानियत से भी गिरे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें तो ये कहना पड़ता है ना कि मतलब वो तो यार ये भी नहीं करते, वो ये भी नहीं करते, हम तो सब कुछ ही करी जा रहे हैं, हम तो इंसान भी नहीं। बुरा ना मनाइए सॉरी, लेकिन रियलिटी ही मरख रही है। तो जिन मुल्कों को भी आप देखते हैं ना तरक्की याफ्ता हो गए, उनकी एक जनरेशन ने, पहले एक जनरेशन का मतलब होता है कम से कम 35-40 साल, एक जनरेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ता। वी आर नॉट विलिंग, हम इंतजार में अगली जनरेशन करेंगे।
चाइना देखना, चाइना की 90s में देखें, साइकिल पे थी सारी कौम, याद है वो मेरे बताते वो पिक्चर्स में आ रही। अब उनके स्काई स्कैपर्स ही नहीं खत्म हो रहे, तो स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारा जर्मनी बल्कि सारा यूरोप, अभी अब थोड़ी सी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर सुनो तो सही, पूरा इंग्लैंड, जब हाँ जापान तो है, हाँ जापान बेस्ट एग्जांपल। वो मुल्क जो हमसे बाद में आजाद हुए 60s में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर, लेकिन सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एक जनरेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ये भी कहना पड़ता है, सही है आपकी बात। और पहले ये कहा जाता था कि ये मगरबी पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, तो अब उसकी इकोनॉमी हमसे, हाँ अब देखें, कहने को वो वर्ड ही कितना अजीब है, लेकिन हर ऐसा चेंज आ गया, आप में तो आ गया सर जी। आप देखिए एक एक करके ही होता है सर, इस तरह नहीं होगा तो कौन, बाकी तो रेडी नहीं है, हम भी छोड़ दें तो अपना हिस्सा डाल देने यार। हम मरते नहीं, मरते हुए नहीं थोड़े, हम कम से कम अपने बच्चों को कह, आप अपने बच्चों को कह सकेंगे यार हमने तो कोशिश की है, बाकी तुम करो। नहीं हम नहीं, मैं नहीं, हम ये दिखा देंगे यार मैंने ये किया है, बाकी मैं यही कर सकता था, और अभी यही देख रहा है बस कि मैंने क्या किया। अब ने ये नहीं पूछना मोहल्ले ने क्या किया, मुल्क ने क्या किया, हिसाब अलग अलग होना। जी सर। अब ये प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम ये यहाँ आता है कि मैं विलिंग हूँ चेंज होने पे, पहले वो लोग चेंज हो, सब यही कह रहे हैं सर जी। ऐसा इससे होता है, देखिए एकदम ये नहीं, ये आज नहीं हो सकता, लेकिन एक ख्वाहिश पैदा होगी। देखिए ये दुनिया में आया कहाँ से है, ये पहले नहीं था दुनिया में, ये आज से 300 और 400 ईयर्स पे गर्म नहीं था, ये सब मजाहिब में हराम है, आपको पता है इंटरेस्ट। तो आज से 400 साल पहले ये नहीं था, फिर जो लाना चाहिए उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने फतावा ली है चर्चों से, ये हिस्ट्री पढ़े जरा आप, 1500s में जाके इंग्लैंड में सबसे पहले बैंक बना, तो वहां तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता था, क्रिश्चियनिटी में हराम है ये, लेकिन सब ने मेहनत की है, तो गलत चीज के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली भी ठीक करने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन सबसे पहले उसकी अवेयरनेस हो। तो सर वो छोड़े सर, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है, कोई फायदा नहीं हो रहा उस पर, अलग बहस कर लेंगे। लेकिन मीन्स उसे कोई भी एक गलत चीज करने में भी टाइम लगता है, उसे करवाने में एकदम नहीं होता है। आज जितनी बुराइयां हैं, ये पहले आज से 20-30 साल पहले नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, हम यूज टू रहे, हमने कहा ठीक है ठीक है। अब पता नहीं ये गेम कहाँ जानी है, कभी कभी तो मुझे अब ये भी मतलब कि गेम कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि हमने तो बहुत देखा है जब कुछ भी नहीं था, कोई एक शख्स भी शायद सोचने को तैयार नहीं कि समथिंग इज रॉन्ग, और अगर वो सोचता भी तो वो कहता दूसरे हैं, और अगर उससे अगली भी बात हो अच्छा ठीक होंगे तो मैं भी हो जाऊंगा, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले दूसरे हो, ये हो रहा। सॉरी यार ऐसे आपका टाइम वेस्ट हुआ। जी जी लास्ट एंट्री सर, सॉरी बेटा आप लोगों से बातें कुछ और होती रही, तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ सर, इंशाल्लाह तो कहते हैं यार, हमने कराना करना पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जाने, ये ख्वाहिश तो हो सकती है। जी ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ सर। नहीं मुझे रहने दे बताने को, अपने दिल में ही कहते हैं, रब ने सुन ली है। जी डियर कैश कितने से आप डेबिट पाएंगे, 5 मिली एंड ट्रेड रिसीवर्स। सिर्फ शायद ये एटीट्यूड होना चाहिए, एक लास्ट बात, कि मैंने नहीं गलत काम करना, और अगर खुदा न खास्ता मैं मजबूर हूं तो मैं आपसे दुआ तो कर सकता हूँ कि मौला तू हिम्मत दे या तू सर्कमस्टांसेस बना। देखिए हमारी ख्वाहिश नहीं है, खुदा न खास्ता मैं कोई गलत कर रहा हूँ तो मुझे ये एहसास रहे कि यार गलत है, बस ये मिनिमम है, ये ना मरे, इस एहसास को मरने नहीं देना। हम इस अनफॉर्चुनेटली ये कहना शुरू होते हैं सब कर रहे हैं, दिस इज नॉट ए जस्टिफिकेशन, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, सब कर रहे हैं। वो भाई एक फर्म से आए थे, वो कहते सर ये हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है, तो मैंने कहा यार तू ना कर, वो कहता है सर मुझे लोग कहते हैं सब कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एक नौजवान फंस जाता है, लेकिन एक ख्वाहिश तो रखें आपके जहन में, ये कम से कम होना चाहिए कि यार बात गलत है चाहे मैं खुद कर रहा हूँ, ये मेरी सजेशन है यार। आप अकेले बंदे को छोड़ देना यार, प्रॉब्लम फिर वही है कि हम यार वो नहीं बदलते ना बदलें,
मैं देखिए और सर स्कैंस को छोड़ दें सर। सर देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इस बात को कभी भी आपके साथ डिस्कस नहीं करता, लेकिन एक अल्लाह का शुक्र है कोशिश हुई है ना, तो आप अपनी करें, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ सर जी, सर लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ। आप जहां जाएंगे आप वहां कोशिश करिएगा, ये मैं कह रहा हूँ। जब आपके हाथ में अथॉरिटी आए आप उतनी कोशिश कीजिएगा, जितनी आपके पास अथॉरिटी है उतनी कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बाकी चाहे करें ना करें। मेरा मैसेज सही है, लेकिन सर मैं आपके सामने खड़ा, किसी ने निकाल दिया मेरे सिस्टम से, तो आपको भी लगेगा, ये 1 मिनट में थोड़ी होता है। तो अब यही तो खौफ है, यही बस खौफ है। अल्लाह मालिक। नेक्स्ट एग्जांपल ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सर? जी जी अनदर एग्जांपल सर, टाइम है, एक एग्जांपल करके उठता है। 30 जून 2001 Hashim Limited sell goods to a customer on extended credit terms। एक होती है नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, वो क्या है? मैं जो अभी आपके सामने बताया 15 20 25 दिन, ये नॉर्मल कंसिडर होते हैं। एक्सटेंडेड अगर हो जाए तो तब ये टाइम वेरी मनी की स्टोरी है, और उसे हम कम से कम 1 ईयर एटलीस्ट या उससे ज्यादा, अनलेस हमें तो वो 25-30 दिनों में ही चक्कर में डाल दो। The customer is required to pay 1,000 in full and final settlement of 30th June 2022 या 22। The cash sale value is 909, present value at the rate of, जल्दी से कैलकुलेट करें, सही निकली इससे। अब ये एग्जांपल बड़ी मासूम सी है, इसका मकसद सिर्फ एक है, इसमें ईयर एंड है 31 दिसंबर। हमने जेन में एंट्रीज बोले दिया, मेरा ख्याल हम टाइम बचा लेते हैं, बात एग्जांपल से सिंपल है। पहली डेट बोले 30 जून 2001, बोले जी डेटेड डेबिट सेल क्रेडिट कितने से? 31 दिसंबर आ गया, वहां क्यों रुके अब जाके? अभी साल नहीं गुजरा, 6 महीने गुजरे। क्या इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे? कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें? 909 मल्टीप्लाइड बाय 10% इनटू 6/10, अप्रोक्सीमेटली 45-46 आएगा। सबको याद आ गया सर? तो एंट्री क्या बनी? डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, रिसीवेबल डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब नेक्स्ट ईयर एंड आ गया 30 जून 2012 पे, तो हमारी वैसे गेम खत्म होनी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर एंड कौन सा होगा? 31 दिसंबर 2002, 30 जून पे रुके जरा, 30 जून 2002। क्या इस दिन अगले 6 महीनों की इनकम बनेगी? कैसे? नहीं सर जी नहीं, अब पेमेंट होनी है ना, साल बाद पेमेंट होनी। नहीं मैं भी इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, साल बाद पैसे आने। अब असल में गुजरे 6 महीने, इंटरेस्ट 6 महीनों बाद भी कंपाउंड होता है, अगर बताए तो। अगर वो कहे तो मंथली कंपाउंडिंग भी होती है, क्वार्टरली भी होती है, सेमी एनुअल भी होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने बाय डिफॉल्ट एनुअल कंपाउंडिंग लेनी है। तो अभी ये साल नहीं गुजरा, सिर्फ क्या हुआ है, कैलकुलेटर पे लिखे 909 इनटू करें 10% और इज इक्वल टू, बस दबाए। हमें रुकना पड़ा है ईयर एंड की वजह से 6 महीने पे, तो बस वो 6 महीने में डिवाइड होना, 6 महीने। कंपाउंडिंग क्यों नहीं की मैंने? पिछले में तो की है, वो साल गुजर रहा था और नेक्स्ट ईयर आ रहा था, यहाँ ईयर एंड बीच में आने के बाद 6 महीने अभी गुजरे, तो हमने सिर्फ पूरे साल का इंटरेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। अगर वो कह देता कि कंपाउंडिंग होनी है सेमी एनुअल, तो डेफिनेटली मैं 909 प्लस 45 पे वर्किंग करता, लेकिन बाय डिफॉल्ट कंपाउंडिंग होगी एनुअल। हजम ने सारी बात, हजम ने सर ऑनलाइन स्टूडेंट को बड़ा समझ आ गया। तो अगर आप वर्किंग करेंगे तो सेम अमाउंट के साथ करेंगे, मेरा ख्याल लिख लेना चाहिए, बल्कि शायद लिखा हुआ नहीं अभी, बस सोल्यूशन में वर्किंग हुई है ब्रैकेट्स में। जी डेफिनेटली हम 30 जून के बाद कंपाउंडिंग करते हैं, अभी भी ये किन 6 महीनों की है, जनवरी टू जून है, ये एज इट इज होता है।
ये एज इट इज ही होता, अगले 6 महीनों का फिर कंपाउंड होता। वो अगली एग्जांपल आ जाएगी, वो इंशाल्लाह शायद कल से। लेकिन अगर फाइनली पैसे मिल जाए 30 जून को, तो एंट्री एक फाइनल बोल रहा हूँ, कैश है बैंक डेबिट और रिसीवेबल, ठीक है जी। तो आज जब पढ़ के जा रहे हैं, हजम में सारा, आज इस तरह करें, इधर आप टाइम दीजिएगा IAS 21 मेरा ख्याल है किसी को वॉल्यूम 1, अगर गलती से बाई चांस हो लेकिन दिखाई है। IAS 21 कितना टाइम निकल आता है, मैं इतनी जरा 1 मिनट में जरा क्वेश्चन ढूंढ लूं, कितना टाइम निकल आता है FA2 के लिए। नहीं, क्लास के अलावा डेफिनेटली यार, क्लास में तो बहुत मुश्किल निकलता, 1 घंटा निकल आता ना, घंटा 1.5, नहीं 2 ठीक है, वो तो मतलब मिनिमम घंटा निकल आता, ठीक है। तो पेज नंबर 26 BS लिमिटेड, मेरा ख्याल आप सिर्फ देख लें इस वक्त, सॉल्व ना करें, फिर मैं इनमें बता दूंगा जो सॉल्व करना है। इस वक्त मतलब अपने सारी रिफ्रेशमेंट करें। पेज नंबर 31 32 तो जो है पढ़ना। पेज नंबर 35 36 ये सिंपल रीडिंग्स है जो मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 1 2 1 and 2, पेज नंबर 45। देन इस चैप्टर के ना एंड में जाके एक स्टोरी सी आई थी बैलेंस शीट ट्रांसलेट करने की, पेज नंबर 66 पे, ट्रांसलेशन फ्रॉम फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी। तो ये वाली जरा साथ रिवाइज कर लीजिएगा। ये 3 करेंसीज आई थी, फंक्शनल, प्रेजेंटेशन और फॉरेन। तो मुझे कल याद करवाइएगा, मैंने तीनों पूछनी है आपसे। पेज 66 पे मेरा ख्याल है जो मैंने दिया है, ये अपने डेफिनेटली अब सॉल्व नहीं करना, लेकिन अच्छी तरह रिवाइज करना। इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 आवर, लेकिन अगर सबक लग जाए तो लगा लीजिए। जी आप IAS 38 करें, अगर किसी ने ये IAS 21 किया हुआ तो IAS 38 को टाइम दें, और अगर IAS 38 किया हुआ तो एक दफा फिर 1 हो जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज। चले हरून साहब, कोई नहीं, अगर इफ्रिक भी कर लिया तो अच्छी बात, फिर आपका जो दिल करे आप उसे। ये नहीं नहीं, हरून साहब बड़े तेज हैं। हरून साहब ने को मैंने जब भी कोई क्वेश्चन दिया है, हरून साहब ने हमेशा किया हुआ है, और सिर्फ ये होता है कि 1 2 पॉइंट्स उनके रहते हैं। तो अल्लाह ताला उनके लिए और आसानी करे, यानी कि खुदा ना खासा हारून साहब को ज़हन में रखने निकल जाएगा। हारून साहब आपके लिए दुआएं दुआएं यार, ये तरह नो, सबने मायूसी फैला दी है। हारून साहब का एक ही पेपर है, लगता है हारून साहब ने एक ही पेपर देना है। हारून साहब को उनके हाल पे छोड़ दें, बाकी सब लोग अपना अपना ध्यान दें। सॉरी यार हारून, आपकी बात जरा लोगों ने गलत तरफ ले गया। अल्लाह हाफिज़।